Dear students, Assalamu alaikum. I'm your Urdu teacher from the Reader School, Hafzabad. क्लास 9 आज हम सबक नंबर 10 मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर पढ़ेंगे। मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर में मुसन्निफ़ ने मज़ाह-निगारी के पर्दे में मुख्तलिफ़ परिंदों से मुतल्लिक़ हमारी मालूमात में इज़ाफ़ा करने की कोशिश की है। मज़ाह-निगार ने मुख्तलिफ़ परिंदों और जानवरों की मिसालें देकर हमारे बाज़ माशरती रवैयों पर चोटें की हैं। जैसे वो लिखते हैं कि सारे जानवर दूध देते हैं लेकिन बिल्ली दूध पीती है। इससे हमें मुसन्निफ़ के तंज़िया अंदाज़े तहरीर से इबरत तलाश करना होगी। इस सबक के मुसन्निफ़ हैं मुसन्निफ़ शफ़ीकुर रहमान। शफ़ीकुर रहमान 1920 में ज़िला जालंधर में कलानूर के मुकाम पर पैदा हुए। उन्होंने 1942 में MBBS का इम्तिहान किंग एडवर्ड्स कॉलेज लाहौर से एजाज़ के साथ पास किया। इनकी काबिलियत और मेडिकल में नुमायां पोजीशन की वजह से 1 साल के अंदर ही उन्हें फ़ौज में इंडियन आर्मी मेडिकल सर्विस में ले लिया गया। पाकिस्तान बनने के बाद वो पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन गए और मेजर जनरल के ओहदे तक तरक्की करने के बाद रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद 1980 में अकादमी अदबियात पाकिस्तान के चेयरमैन मुकर्रर हुए और 1986 तक इल्मी और अदबी खदमात अंजाम देते रहे। शफ़ीकुर रहमान दौरे हाजिर के मारूफ अदीब और मज़ाह निगार हैं। इनके मज़ाक का अंदाज़ बहुत हल्का फुल्का और शाइस्ता है। मज़ाक पैदा करने के लिए अल्फाज की बाजीगरी का सहारा नहीं लेते। इनकी तहरीरें नौजवानों और हिस्स मज़ाक रखने वालों में बहुत मकबूल हैं। 1942 में उनके अफसानों का पहला मजमुआ किरणें शाया हुआ। उनके दीगर मजमुआ में शगुफ़े, मधुजज़र, हमाकतें, मज़ीद हमाकतें और दजला वगैरह ज़्यादा मशहूर हुए। अब हम सबक मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर की पढ़ाई करेंगे और पैराग्राफ की तशरीह भी करेंगे। सबक की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। कौवा। मुसन्निफ़ ने मज़ाह नगारी के अंदाज में कौवे को अपना मौजू बनाकर कौवे की आदात व अतवार के बारे में हमें मालूमात फ़राहम की हैं। मुसन्निफ़ बताते हैं कि कौवे समझने की सलाहियत से आरी होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे चंद बातें ऐसी होती हैं कि जिनसे हम सबक हासिल करके रोज़मर्रा मामूलात में मस्बत तब्दीली ला सकते हैं। पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। कौवा ग्रामर में हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। कौवा सुबह सुबह मूड ख़राब करने में मदद देता है। ऐसा मूड जो वैसे भी कोई ख़ास अच्छा नहीं होता। कौवा गा नहीं सकता और कोशिश भी नहीं करता। वो काएं काएं करता है। काएं के क्या मायने हैं? मेरे ख्याल में तो इसका कोई मतलब नहीं। कौवे काले होते हैं। बर्फानी इलाकों में सफ़ेद या सफ़ेदी माइल कौवा नहीं पाया जाता। बर्फानी इलाकों में, सर्द इलाकों में। कौवा स्याह क्यों होता है, काला क्यों होता है? इसका जवाब बहुत मुश्किल है। पहाड़ी कौवा 1.5 फुट लंबा और वज़नी होता है। मैदान के बाशिंदे रहने वाले इससे कहीं छोटे और मुख्तसर कौवे पर कान्या है, यानी कान्या है, कनात पसंद हैं, थोड़े पर गुजारा कर लेते हैं। कौवे खूबसूरत नहीं होते, लेकिन पहाड़ी कौवा तो बाकायदा बदनुमा होता है। बदनुमा होता है बुरा या बदसूरत, क्योंकि वो मामूली कौवे से हुजम में ज़्यादा होता है। यहाँ से 9th क्लास पैराग्राफ आप नोट करें। पैराग्राफ नंबर 1, इसकी मैं आपको तशरीह करवाऊंगी। पैराग्राफ नंबर 1, कौवे की नज़र बड़ी तेज़ होती है। जिन चीज़ों को वो नहीं देखता इस काबिल नहीं होती कि इन्हें देखा जाए। कौवा बेचैन रहता है और जगह जगह उड़कर जाता है। वो जानता है कि ज़िंदगी बेहद मुख्तसर है, चुनांचा वो सब कुछ देखना चाहता है। ये कौन नहीं चाहता। कौवा बावर्ची खाने के पास बहुत मसरूर रहता है, खुश रहता है। हर लहजे, हर लम्हे के बाद कुछ उठाकर किसी और के लिए कहीं फेंक आता है और दरख्त पर बैठकर सोचता है कि ज़िंदगी कितनी हसीन है। कहीं बंदूक चले तो कौवे इसे ज़ाती तौहीन समझते हैं, अपनी बेइज्जती समझती है और दफ़ातन लाखों की तादाद में कहीं से आ जाते हैं। इस कदर शोर मचता है कि बंदूक चलाने वाला महीनों पछताता रहता है। यहाँ तक 9th क्लास पैराग्राफ की निशानदही कर लें। मैं इस पैराग्राफ की आपको तशरीह करवाऊंगी।
सबक का उन्वान लिखेंगे, मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर, मुसन्निफ का नाम शफीकुर रहमान, माखज़, मज़ीद, हमाकतें, सिन्फ, मज़मून, मुश्किल अल्फाज के मायने लिखेंगे, सियाको सबाक मैं आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगी। बाकी पैराग्राफ में भी आप यही सियाको सबाक लिखेंगे। सियाको सबाक मुसन्निफ ने सबक में चंद मारूफ परिंदों और जानवरों के आदातो अतवार का तारुफ करवाया है। कौवे के मतलब बताते हैं, ये परिंदा सुबह सवेरे अपनी काएं काएं से मूड खराब कर देता है। कौवे की नज़र बहुत तेज होती है। ये बावर्ची खाने के करीब रहना पसंद करता है। बुलबुल एक रवायती परिंदा है जो हर जगह मौजूद है। भैंस मोटी और खुश तबा होती है। भैंस अगर वर्जिश करती और ग़ज़ा का ख्याल रखती तो दुबली पतली भी हो सकती थी। उल्लू बुर्दबार और अक्लमंद परिंदा है, लेकिन फिर भी उल्लू ही कहलाता है। बिल्लियों की कई किस्में बताई गई हैं। जो लोग बिल्लियों की किस्में गिनते रहते हैं, उनकी भी किस्में हैं। एक ही घर में साल हर साल गुजारने के बाद इंसान और बिल्ली अजनबी रहते हैं। अब मैं इसकी तशरीह करूंगी। तशरीह तलब अवारत में मुसन्निफ कौवे की आदात अतवार के बारे में बताते हैं। कौवे की नज़र बहुत तेज़ होती है, इसमें सुस्ती नहीं होती, इसलिए हर वक्त इधर उधर उड़ता फिरता रहता है और चीज़ों को अपनी निगाह में रखता है। हमेशा इन चीज़ों पर नज़र रखता है जो ख़ास और कीमती होती हैं, जबकि गैर मियादी चीज़ों को तो वो खातिर में ही नहीं लाता और ना ही उन्हें देखना गवारा करता है। कौवा तबीयत के लिहाज से अजीब परिंदा है, हर वक्त मुस्तरिब, बेचैन और बेसुकून रहता है, इसलिए वो अपनी तबीयत से मजबूर होकर हर वक्त इधर उधर उड़ता फिरता रहता है। शायद ये इस अटल हकीकत से आशना है कि जिंदगी मुख्तसर है, इसलिए वो सब कुछ जानता है और सब कुछ देखना चाहता है। बावर्ची खाने के पास रहना इसे बेहद पसंद है और इसके करीब वो बहुत खुशो खुरम रहता है। वो हर लम्हे बावर्ची खाने से कोई ना कोई चीज़ उड़ा के ले जाता है और इसे कहीं दूर जगह अपने साथियों के लिए फेंक देता है। जब वो दरख्त पर बैठा हो तो यूं गुमान होता है कि जैसे सोच रहा है कि जिंदगी कितनी हसीन है। यही जुस्तजू और तजस्सुस का मादा ही तो है जो इसे किसी और जगह चैन से बैठने नहीं देता। और अगर कहीं बंदूक चलती है तो कौवे इसे अपनी जाती बेइज्जती समझते हैं, तौहीन समझते हैं। अचानक लाखों की तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं और इस कदर शोर मचाते हैं कि बंदूक चलाने वाला महीनों तक अपने किए पर पछताता रहता है और शर्मिंदा होता रहता है। यहाँ तक पैराग्राफ की तशरीह मुकम्मल हुई। 9th क्लास पैराग्राफ नंबर 2 की निशानदही कर लें। आप पैराग्राफ 2 नंबर की तशरीह करेंगे। बारिश होती है तो कौवे नहाते हैं और हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों का हिफ्ज़ाने सेहत के असूल, सेहत की हिफाजत का इल्म, उसका ज़रा ख्याल नहीं रखते। कौवा सोच विचार के करीब नहीं फटकता। इसका अकीदा है कि ज़्यादा फ़िक्र करना असाबी बना देता है, बीमार कर देता है। कौवे से हम कई सबक सीख सकते हैं। कौवा बड़ी संजीदगी से उड़ता है। बिल्कुल चोंच की सीध में कौवे उड़ रहे हों तो मालूम होता है कि शर्त लगाकर उड़ रहे हैं। कौवे फ़िक्रे माश में दूर निकल जाते हैं। फ़िक्रे माश रोज़ी की तलाश में, लेकिन कभी खोए नहीं जाते। शाम के वक्त कोई 10,000 कौवा कहीं से वापस आ जाता है। मुमकिन है कि ये गलत कौवे हों। अगर आप कौवों से नाराज़ हैं तो ये मत भूलिए कि कौवे भी आपसे नाला हैं, नाराज़ हैं। यहाँ तक निशान लगा लें। 9th क्लास पैराग्राफ नंबर 2 की आप तशरीह करेंगे। सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम, माखज़, सिन्फ, मुश्किल अल्फाज के मायने लिखेंगे, सियाको सबक लिखेंगे और फिर इस पैराग्राफ की तशरीह करेंगे। बुलबुल। मुसन्निफ बुलबुल के बारे में रतबुल लिसान है, यानी उसकी तारीफ़ करते हैं। मुसन्निफ ने बुलबुल के गाने की खसूसियात को मौजू बनाकर मुल्क के मौसीकारों को तनकीद का निशाना बनाया है। मुसन्निफ कहते हैं, बुलबुल एक मशहूर व मारूफ परिंदा है जो पुरानी हकायात और शायरी में मरकज़ी हैसियत का हामिल रहा है। अब हम बुलबुल के बारे में पढ़ेंगे और इसके पैराग्राफ की तशरीह भी करेंगे। पैराग्राफ नंबर 3 निशान लगा लें। इसकी मैं आपको तशरीह करवाऊंगी। बुलबुल एक रवायती परिंदा है, रिवायती मशहूर परिंदा है जो हर जगह मौजूद है सिवाय वहाँ के जहाँ इसे होना चाहिए। अगर आपका ख्याल है कि आपने चिड़ियाघर में या बाहर बुलबुल देखी है तो यकीनन कुछ और देख लिया है। हम हर खुशगुलू, अच्छी आवाज़ वाले, अच्छा गाने वाले को बुलबुल समझते हैं। कसूर हमारा नहीं, हमारे अदब का है। शायरों ने ना बुलबुल देखी है ना इसे सुना है, क्योंकि असली बुलबुल इस मुल्क में नहीं पाई जाती। सुना है कि कोह हिमालय के दामन में, कोह हिमालय बरसगीर और पाको
ہند کے شمال میں ایک بلند پہاڑ ہے، اسے کوہ ہمالیہ بولتے ہیں۔ اس کے دامن میں کہیں بلبل ملتی ہے، لیکن کوہ ہمالیہ کے دامن میں شاعر نہیں ہوتے۔ کلاس 9 یہاں تک میں آپ کو پیراگراف کی تشریح کرواؤں گی۔ سبق کا عنوان، مصنف کا نام، ماخذ، صنف لکھیں گے، مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے۔ اس کے بعد سیاق و سباق کے حوالے سے اس پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ سیاق و سباق میں پہلے بیان کر چکی ہوں۔ تشریح، زیر تشریح عبارت میں مصنف کہتے ہیں کہ بلبل ایک مشہور و معروف پرندہ ہے جو پرانی حکایات اور شاعری میں مرکزی حیثیت کا حامل رہا ہے اور اب بھی ہے۔ شاعر حضرات بلبل کو اس کی سریلی آواز کی وجہ سے بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ پرندہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ پرندہ وہاں بھی پایا جاتا ہے جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے چڑیا گھر میں یا کہیں دوسری جگہ بلبل دیکھی ہے تو یقیناً آپ غلطی پر ہیں، کیونکہ آپ نے بلبل نہیں بلکہ کوئی اور پرندہ دیکھا ہوگا۔ دراصل ہم غلط فہمی کا شکار ہیں، کیونکہ اس پرندے کو جس کی آواز سریلی ہو اور گانا بھی گاتا ہو، ہم اسے بلبل ہی سمجھ لیتے ہیں۔ ہماری اس غلط فہمی کی وجہ ہمارے ادیب اور شاعر حضرات ہیں۔ انہوں نے ہی سریلی آواز کو بلبل سے منسوب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بھی سریلے پرندے کو بلبل سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شاعروں نے نہ بلبل کو دیکھا ہے، نہ ہی اسے گاتے ہوئے سنا ہے، بس یوں ہی اسے شاعری کا حصہ بنا دیا ہے، جبکہ اصلی بلبل تو ہمارے ملک میں پائی ہی نہیں جاتی۔ سنا ہے کہ کوہ ہمالیہ کے دامن میں کہیں کہیں بلبل ہوتی ہے، مگر ہمالیہ پہاڑ کے دامن میں شاعر نہیں ہوتے جو اسے گاتے ہوئے سنیں یا اسے گاتے ہوئے دیکھیں۔ یہاں تک پیراگراف کی تشریح مکمل ہوئی۔ کلاس 9 آگے پڑھائی کریں گے۔ عام طور پر بلبل کو آہوزاری کی دعوت دی جاتی ہے۔ آہوزاری رونا دھونا اور رونے پیٹنے کے لیے اکسایا جاتا ہے۔ بلبل کو ایسی باتیں بالکل پسند نہیں، ویسے بلبل ہونا کافی مزاحیہ ہوتا ہے۔ بلبل اور گلاب کے پھول کی افواہ کسی شاعر نے اڑائی تھی، جس نے رات کے گلاب کی ٹہنی پر بلبل کو نالا و شیون کرتے دیکھا تھا۔ نالا و شیون کرنا، رونا دھونا یا فریاد کرنا، کم از کم اس کا خیال تھا کہ وہ پرندہ بلبل ہے اور وہ چیز نالا و شیون۔ رات کو اینک کے بغیر کچھ کا کچھ دکھائی دیتا ہے۔ بلبل پروں سمیت محض چند انچ لمبی ہوتی ہے۔ اگر پروں کو نکال دیا جائے تو کچھ زیادہ بلبل نہیں بچتی۔ پیراگراف نمبر 4 کا نشان لگا لیں، اس کی آپ تشریح کریں گے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی ہے، اس کی گھریلو زندگی ہے، جس کی وجہ یہ ہر وقت کا گانا ہے۔ دراصل بلبل ہمیں محفوظ کرنے کے لیے ہرگز نہیں گاتی، اسے اپنے فکر ہی نہیں چھوڑتے۔ بلبل پکے راگ گاتی ہے یا کچے، پکے سر سے گاتی ہے یا کچے، بہرحال اس سلسلے میں وہ بہت سے موسیقاروں سے بہتر ہے۔ ایک تو وہ گھنٹے بھر کا آلاپ نہیں لیتی، یعنی گھنٹوں بھر کا تان نہیں لیتی، بے سری ہو جائے تو بہانے نہیں بناتی کہ ساز والے نکمے ہیں، آج گلا خراب ہے، آپ تنگ آ جائیں تو اسے خاموش کرا سکتے ہیں، اور کیا چاہیے۔ 9 کلاس یہاں تک نشان لگا لیں، آپ اس پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ سبق کا عنوان، مصنف کا نام، ماخذ، صنف، الفاظ معنی، سیاق و سباق کے حوالے سے اس کی تشریح کریں گے۔ آگے پڑھائی کرتے ہیں۔ جیسے گرمیوں میں لوگ پہاڑ پر چلے جاتے ہیں، اسی طرح پرندے بھی موسم کے لحاظ سے نقل وطن کرتے ہیں، یعنی وطن کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ بلبل کبھی سفر نہیں کرتی، اس کا خیال ہے کہ وہ پہلے ہی سے وہاں ہے جہاں اسے پہنچنا چاہیے تھا۔ ہمارے ادب کو دیکھتے ہوئے بھی بلبل نے اگر اس ملک کا رخ کیا تو نتائج کی ذمہ دار خود ہوگی۔ یہاں تک آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ کلاس 9 فرسٹ پیراگراف کی تشریح آپ نے سنی، میں نے کی۔ سیکنڈ پیراگراف کی تشریح آپ کا گھر کا کام ہے۔ تھرڈ پیراگراف کی تشریح میں نے آپ کو کروائی، آپ نے سنی، اور نمبر 4 پیراگراف کی جس کی آپ نشاندہی کر چکے، وہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ بقیہ سبق نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ تھینکس، اللہ حافظ۔